हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार राय आपके समक्ष क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में हुआ। यूरोप से होते ये पूरे विश्व में फैल गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई है, आगे बढ़ते हुए पूरे यूरोप में हुआ, साथ साथ इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। राष्ट्रवाद क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्र क्या होता है, इन सब की परिभाषा इस चैप्टर में दे रखी है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को आप जब देखोगे तो इसमें कुछ लोग दिखाए गए हैं, जैसे एक ये देवी दिखाई गई हैं। इनके हाथ में देखोगे आप तो एक हाथ में यहाँ पर दिख रहे हो आप, जैसा कि एक हाथ पे एक मशाल है और एक हाथ में यहाँ पर नीचे कुछ किताब जैसी लटकाई हुई है, जिसे घोषणा पत्र कहा जाएगा। साथ साथ बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे नागरिक, सभी उम्र दराज, कोई उम्र अलग अलग उम्र के, ये सब अलग अलग पोशाक पहने हुए, अलग अलग झंडों को थामे हुए आगे कुछ इस मूर्ति के आगे हैं तो कुछ मूर्ति के पीछे हैं, और एक लंबी कतार पीछे तक बनी हुई है। बहुत लंबी कतार है, अनेक अनेक झंडे हैं सब इनका। इस मूर्ति से कहीं आगे और भी जो लाइन है गुजर चुकी है, अर्थात ये मूर्ति कौन है, क्यों इस मूर्ति के पास लोग आना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं। और इनके आगे यहाँ पर कुछ ढेर, जैसे इसमें दिख रहा है कि बहुत सारे जो राजवंशों के मुकुट हैं वो बिखरे हुए हैं, राजसीय वस्त्र हैं, अनेक प्रकार के जो राजसी ठाट बाट से जो हमारे परिधान हैं, जो वस्त्र हों, आभूषण हों, तो उनके प्रतीक हैं, सब यहाँ बिखरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, हम एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ यहाँ देखोगे तो आप ऊपर ये हमारे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह साहब हैं, और भी सारे फरिश्ते और भी सारे वो देवदूत वगैरह सब इस बात की खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये बजा रही हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और यहाँ लिख रखा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा। अर्थात अब आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल में ये पिक्चर 1848 में एक कलाकार फ्रांसीसी हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सारियो। उन्होंने अपने एक सपनों का संसार, एक सपनों की दुनिया, इस बात की रचा कि हमारा आगे आने वाला भविष्य में जो देश होंगे वो किस प्रकार से राष्ट्र होंगे, राष्ट्र राज्य होंगे, वो राष्ट्र राज्य कैसे होंगे, प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य होंगे, इसका स्वप्न था। और जो उसने स्वप्न देखा कि हमारा विश्व, हमारा यूरोप इस प्रकार से होगा, अलग अलग राष्ट्र राज्य होंगे उनके, उन सबको एक पिक्चर के माध्यम से बनाया। 4 पिक्चर बनाए थे, 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी, जिसमें से पहला चित्र यही है, जिसका शीर्षक था जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। इसमें उन्होंने दिखाया क्या है कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया है। इसमें आप देखोगे तो सभी उम्र और सामाजिक वर्गों की स्त्री पुरुष है, एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की देवी। ये जो मैंने बताया ना, इस देवी का जो अपने हाथ में मशाल लिए हुई, इस देवी को नाम दिया गया स्वतंत्रता की देवी। और बहुत सारे देश के जो लोग हैं इसको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। इनके एक हाथ में जो मशाल दिख रही वो आपको जानकर वो होगा कि ये मशाल ज्ञानोदय की मशाल है, अर्थात ज्ञान का प्रतीक है। दूसरे हाथ में ये स्वतंत्रता की देवी अपने हाथ में नागरिक एवं मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र हाथ में ली हुई है। ये जो स्वतंत्रता की देवी है, इनको महिला का रूप दिया गया है। आपको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जब क्लास 9th में पढ़ाया गया था तो उसमें इन्होंने यही दिखाया गया था कि महिला के रूप में स्वतंत्रता की देवी को दिखाया गया था। आप देखोगे तो मैंने जो कहा, यहाँ पर जो राजशाही जो सत्ता के प्रतीक थे, क्राउन जो मुकुट हैं और भी जो परिधान वगैरह सब बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब लोग जैसे जैसे स्वतंत्रता की देवी के पास आन रहे, उस राजवंश की सत्ता को उखाड़ फेंक कर उसके प्रतीकों को नष्ट कर रहे हैं। अर्थात सब लोग राजतंत्र से मुक्त होना चाहते हैं, और मुक्त होकर के इस स्वतंत्रता की देवी को क्रॉस करता स्वतंत्रता उस देश में ला रहे हैं, भाईचारा ला रहे हैं, और यहाँ से राष्ट्र राज्य बन करके एक ऐसा राज्य की कल्पना करेंगे, एक ऐसा राज्य बनने की कोशिश करें जो सभी सामाजिक वर्गों को समेटे हुए हैं, सब आपस में
एकजुट एक भावना से जुड़े हुए हैं। जो निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। शहरों की दुनिया जो कि कल्पनादर्श है। कल्पनादर्श का मतलब हो गया एक ऐसा संसार, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतनी आदर्श स्थिति में हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। जैसे हम भी आपसे बात कहें तो एक कलाकार में इतनी तो विजन होती है, एक ऐसी क्षमता होती है जो भविष्य को देखने की वो कल्पना इस प्रकार से कर लेता है कि हमारा आगे आने वाला समाज इस प्रकार से होगा और उसे चित्रों के माध्यम से वो कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कल्पना करे, ऐसे 1000 साल पहले कल्पना किया हो कि उसका हम लोग एक सोचिए कि हम लोग एक नंबर डायल करें और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर एक व्यक्ति आपस में बात कर रहा। ये कल्पना करना एक कलाकार के लिए कितनी असहज हो, उस स्थिति को दिखा रहा जो दूसरे के सामने टीवी जैसे करके बातचीत कर रहा। लेकिन आज ये हकीकत हो गया। तो यूटोपिया ऐसा नहीं कि सत्य नहीं होता, हकीकत भी बदल जाता है। और इनकी पहचान कैसे हो रही है? उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। जो लोग हैं जो अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं दुनिया के लोग, इनकी पहचान उनके कपड़ों और उनके समूहों से हो रही है। अलग अलग कपड़े पहने, अलग अलग पोशाक पहने हुए हैं, अलग अलग झंडे थामे हुए हैं, इससे हो रही है। आप देखेंगे आप तो स्वतंत्रता की जो मूर्ति है इससे कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं 2 राष्ट्र जो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आम भाषा में अमेरिका कहा दिया जाता है, और जो एक और है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। एक है अमेरिका और एक है स्विट्ज़रलैंड। आगे आप देखते हैं तो ये क्यों आगे? क्योंकि वो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। हाँ, फ्रांस अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचा है। इसको आप उसके क्रांतिकारी तिरंगे से पहचान सकते हो। ये जो दिख रहा है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है फ्रांस और ये है जर्मनी। जस्ट इसके पीछे पीछे ही अभी लगा हुआ है। ये जर्मनी, दोनों इसके सुनहरे कलर हैं, लाल, काला और गोल्डन कलर। ये झंडा इसका है। ये दिखा रखा है कि जस्ट सारे के सारे देश इन सब के पीछे लगे, मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ से अपने राजतंत्र को हटाना चाहते हैं और राष्ट्र राज्य में तब्दील होना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि जर्मनी के लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं, जर्मनी के लोग उसके पीछे लगे हैं जो कि काला लाल सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। ये दिलचस्प है कि जब ये छवि बनाई गई थी 1848 में, तब तक जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे और सब आपस में लोग यूनाइट नहीं हुए थे। जर्मनी कई भागों में विभाजित था और जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति दिखा रही है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करनी चाहती है। इन सब के बारे में जब हम आगे डिटेल करेंगे तो जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, अलग अलग तरीके से हम देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। जर्मनी के बाद से ऑस्ट्रिया, सिसिली की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब के सब इसके पीछे लगे हुए हैं। और आप ऊपर से देखोगे तो ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर नज़र जमाए हुए हैं और सब आपस में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। देख, ईसा मसीह, संत, फरिश्ते ये दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आपस में सब खुशियाँ मना रहे हैं कि सारे के सारे जो राष्ट्र राज्य हैं तब्दील हो रहे हैं, राजतंत्र को हटा करके राष्ट्रवाद को अपना रहे हैं, एक राष्ट्र की परिकल्पना किया जा रहा है, ये सब स्वीकार किया जा रहा है। चित्रकार ने इन सब का इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। आप इस चैप्टर में ऐसे अनेक विषय उठाए जाएंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से विषय पढ़ना है, वही विषय पढ़ना है जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति, जिनकी कल्पना इस चित्र के माध्यम से सारे उन्हें कर दी है। 19वीं सेंचुरी के दौरान, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद अर्थात इस पूरे टाइम पीरियड में एक वर्ड जो काफ़ी हिट रहेगा उसका नाम है राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। ये वर्ड
काफ़ी टाइम फेमस रहेगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने पूरे यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशों के स्थान पर, जिसने पूरे यूरोप के राजनीतिक, पॉलिटिकल और मानसिक जगत में अर्थात मेंटल वर्ल्ड में लोगों के बीच इस प्रकार से भाव कर दिया कि नहीं, ये कुछ नहीं है। सारे के सारे चेंजेस ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः हुआ क्या कि यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर किसका उदय हो गया? तो राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशों के स्थान पर, साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ, यहाँ एक वर्ड है ध्यान से समझने वाला। एक है आधुनिक राज्य, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड है आधुनिक राज्य और एक वर्ड है राष्ट्र राज्य। तो यही कह रहा है कि यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें, ध्यान से समझिएगा, आधुनिक राज्य परिभाषित है, ऐसे आधुनिक राज्य गतिविधियाँ विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर, एक डिफाइंड एरिया में प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, एक केंद्रीय शक्ति के हाथ में थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों, जितने भी नागरिक हैं, उनमें एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की ये जो भावना आपको दिख रही है, ये आनंद काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा इसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो ये रहा शुरुआती अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, इसके बारे में अगले पढ़ेंगे, और फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विषय। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।